हेलो स्टूडेंट, आज हम सीटेट के बारे में बात करेंगे। सीटेट का फुल नेम क्या होता है? सी फॉर सेंट्रल, टी फॉर टीचर, ई फॉर एलिजिबिलिटी और टी फॉर टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल नेम होता है और इसको हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है आगे देखेंगे हम इसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दे रखा है एकेडमिक्स जैसे बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है, फिर 12th किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमएससी किया, एमए किया, जो कुछ भी होता है वो मतलब जिसके पास एकेडमिक्स है वो एलिजिबल नहीं होता है इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल वो होता है जिसके पास कोई भी टीचिंग में कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी हो, जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्लोमा जिसे डीएलएड कहते हैं, और डिग्री में जैसे बीएड कर रखा होता है बहुत से बच्चों ने। तो जो टीचिंग में कोई कोर्स कर रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिप्लोमा डिग्री कर रखा है, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होता है। वनली आपके पास एकेडमिक्स है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सीटेट और एस्टेट में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे हम। ये सीटेट ये सेंट्रल होता है, केंद्र सरकार, और एस्टेट ये स्टेट टेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूपी में निकलता है, यूपी टेट होता है, रीट होता है। जैसे यूपी में निकला यूपी टेट हुआ और रीट हुआ, ऐसे ही हरियाणा टेट हुआ। जैसे जो स्टेट में अलग अलग टेट निकलते हैं उसे हम स्टेट टेट कहते हैं, वो ओनली स्टेट के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर आपने सीटेट निकाल लिया है तो आप देश भर में कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो आप वहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये होता है जैसे बहुत से बच्चों का हरियाणा टेट रीट नहीं निकल रहा है, तो अगर उसने सीटेट निकाल रखा है तो वो बच्चा हर जगह एलिजिबल होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे हम देखेंगे इसकी एज लिमिट और वैलिडिटी क्या है। एज लिमिट इसकी जैसे मिनिमम एज दे रखा है 18 और मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है। आप जब चाहें, जब तक ज़िंदा हैं दुनिया में, जब तक एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। 50 साल, 60 साल, 20 साल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैलिडिटी इसकी क्या होती है? वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम होती है। आप एक बार एग्ज़ाम दे दिए तो आप हर जगह, मतलब एक बार एग्ज़ाम दे दिए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप पास आउट हैं, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो है वो नंबर को गेन करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। जैसे नंबर कम आया है तो नंबर ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो एग्ज़ाम दे देते हैं। बट आपके ऊपर है, अगर आपका 90 के ऊपर मार्क्स है तो आप चाहे एग्ज़ाम दें या ना दें, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं है हम कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दें, कोई फ़िक्स नहीं है। ना इसकी एज लिमिट है कि अपर मतलब इतनी एज तक आप एग्ज़ाम दें, और चाहे जितनी बार आप एग्ज़ाम दें, 7 बार, 6 बार, 10 बार, जितना मन करे आपका। बट इसकी फ़ीस जो होती है 1200 रुपये होती है दोनों पेपर के लिए। मतलब 2 पेपर होता है, 600 होता है। अगर आप दोनों पेपर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 1200 फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके आगे देखेंगे हम पेपर कैसे होता है इसका। इसका पेपर जो है सन 2011 से स्टार्ट हुआ, और 11 में पहले ऑफलाइन पेपर हुआ करता था। 11 से 19 तक का पहले ऑफलाइन पेपर था, ऑफलाइन। और उसके बाद 20 से 23 तक का पेपर ऑनलाइन हुआ। फिर अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ 20 अगस्त को, तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ। एक बार ऑफलाइन एग्ज़ाम, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम, फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम। फिक्स नहीं है कि ये इस बार, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार ऑनलाइन पेपर हो। आप इससे मत डरें कि पेपर जो है ऑनलाइन टफ होता है। ऑनलाइन पेपर इजी होता है कंपैरिजन टू ऑफलाइन के। ऑनलाइन में ये हो जाता है कि आपको गोला वोला नहीं भरना रहता है, बट ऑफलाइन पेपर में आपको OMR सीट मिलेगी,
तो उसमें आपको ऐसा गोला भरना रहता है, ठीक है। तो उसको फॉर्म गोला बनाने में टाइम लग जाता है आपको, इसलिए ऑनलाइन पेपर इजी होता है और आता भी इजी है ऑनलाइन पेपर। ऑफलाइन टफ होता है। अभी 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, तो वो ऑनलाइन जो हुआ था 23 में, टफ था पेपर जो है ऑफलाइन। तो आप ये मत सोचिए कि पेपर जो है ऑनलाइन होता है तो टफ होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तो पेपर चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप क्लियर कर जाएंगे। और बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। इसके आगे हम देखेंगे पासिंग मार्क्स क्या है इसका। पासिंग मार्क्स जैसे जनरल से हैं आप तो 90 नंबर लाना होता है, और अगर आप कैटेगरी से हैं ओबीसी एससी तो 82 नंबर लाना होता है। अब इसमें भी जैसे बहुत से बच्चों मतलब अगर आप 82 नंबर लाए हैं तो केवल आप स्टेट टेट में फॉर्म फिल कर पाएंगे। जैसे यूपी टेट री 2 वगैरह हो गया, अगर स्टेट में वैकेंसी निकलती है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 90 के ऊपर आपको मार्क्स हैं, अगर आपका 90 के ऊपर मार्क्स है, आप यूपी से हैं और अगर दिल्ली में वैकेंसी आ गई, अगर आपके 82 नंबर है तो आप फॉर्म फिल नहीं फिल कर पाएंगे। अगर आपका 90 के ऊपर मार्क्स है तो अगर दिल्ली में वैकेंसी आती है तो आप वहाँ जनरल में काउंट होंगे। तो जनरल में काउंट होंगे तो आपका नंबर 90 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपको 90 के ऊपर मार्क्स आए, और आ भी सकते हैं। अभी हम आपको आगे सिलेबस बताएंगे, बहुत ईजी होता है। अब इसमें देखेंगे लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है। ये लेवल 1 और लेवल 2, ये लेवल 2 लेवल 1। लेवल 1 ये होता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं जैसे जिसने डीएलएड कर रखा है वो केवल पीआरटी में ही फॉर्म फिल कर सकता है। ऐसा नहीं है, वो जूनियर में भी फिल कर सकता है, जो 6 to 8 होता है। दोनों जगह आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये बीएड वाले बच्चे होते हैं टीजीटी के लिए, और यहाँ भी बीएड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं जूनियर के लिए। तो आप दोनों जगह फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप डीएलएड कर रखा है तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड वाले बच्चे भी ये जूनियर में फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीजीटी वगैरह में लगता है ना सीटेट पेपर 2, अगर दिल्ली में वैकेंसी अगर टीजीटी की आती है तो वहाँ सीटेट पेपर 2 लगता है। ये होता है। इसके आगे देखो, ये सब्जेक्ट दे रखा है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मार्क्स कितने होते हैं, टाइम कितना मिलता है, ये देखेंगे आप। सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, 5 है, 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। सीडीपी ये होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 दे रखा है। मार्क्स भी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है, 30 मार्क्स का होता है। मिनट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये हमने वैसे ही लिख रखा है, आपको समझ आ जाए। 150 मार्क्स होता है। एक एक क्वेश्चन पे 1 मिनट और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन ये होता है। ऐसा हर एग्ज़ाम में नहीं होता है। एग्ज़ाम आपने दिया होगा बहुत सारा, कहीं कहीं आपको टाइम बहुत कम मिलता है। 30 क्वेश्चन करना है तो आपको 20 ही मिनट मिलेगा। यहाँ तो 30 क्वेश्चन करना है तो 30 मिनट आपको मिल रहा है, तो ईजी नहीं है। बहुत से लोगों ने हवा बना रखा है सीटेट टफ होता है, बट ऐसा नहीं है। स्टेट टेट से ईजी होता है, सीटेट ईजी भी होता है और हर जगह काम भी आता है ये। ऐसे इन्वायरमेंट में देखो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 दे रखा है, मार्क्स भी 30 है, और मिनट आप अपने हिसाब से रखिए। टोटल 150 मिनट होता है और टोटल 150 मार्क्स भी होते हैं, 2.5 घंटा, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30। और ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप समझ लीजिए। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं, अगर आपने हिंदी ले रखी है तो आप लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लीजिए या इंग्लिश लीजिए या उर्दू लीजिए, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर फर्स्ट में हिंदी लिया है तो आप पेपर सेकंड में भी हिंदी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों का पेपर अलग अलग होना चाहिए। आपने इंग्लिश फर्स्ट पेपर ले रखा है तो सेकंड में आप लेंगे हिंदी। लेकिन आप अगर जब फॉर्म फिल आउट करें तो लैंग्वेज चूज़ करते टाइम फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी लीजिए, सेकंड लैंग्वेज आप संस्कृत या इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका हो। इसके आगे हम सेकंड पेपर में देखो सिलेबस दे रखा है इसका। जो पेपर सेकंड होता है 6 to 8 के लिए होता है, 6 to 8 वालों के लिए होता है ना। इसको दोनों बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, डीएलएड वाला, बीटीसी वाला बच्चा भी और बीएड वाला बच्चा भी फिर फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक।
तो इसका क्या है सिलेबस देखते हैं। ये आपके जो 90 मार्क्स होते हैं, ये CDP वाला हो गया पोर्शन, और ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये आपके 90 नंबर सेम होते हैं जो आपने फर्स्ट पेपर में कर रखा है। तो आपने अगर फर्स्ट पेपर निकाल रखा है तो सेकंड पेपर में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये दे रखा है ना, ये CDP हो गई, और ये CDP और ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये और ये यहाँ भी 90 नंबर है ना, ये और ये दोनों पेपर में 90 नंबर तो सेम ही होता है, बस ये 60 नंबर यहाँ थोड़ा अलग हो जाता है, जो कि ईजी होता है क्योंकि BA वाला बच्चा है तो वो सोशल साइंस यहाँ डालेगा, और जो BSc जिसने कर रखा है वो मैथमेटिक्स लेता है तो मैथमेटिक्स। ये नहीं है कि आपको दोनों चीज़ में पढ़ना है, जैसे सोशल साइंस भी पढ़ना है आपको और मैथ भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जो BSc वाला बच्चा है वो यहाँ मैथ्स लेगा, और जो BA वाला बच्चा है वो सोशल स्टडीज़ लेगा, जो 60 नंबर का होता है, बस यही अलग होता है। ये सारे जो है 90 नंबर आपका सेम होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा, ये हमने आपको समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको पेपर ऑफलाइन अच्छा लगता है या ऑनलाइन अच्छा लगता है। हमें तो पेपर ऑनलाइन अच्छा लगता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी।